अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन इत्तेहाद ये तासुर दे रहा है कि हुकूमत उसकी सियासी सरगर्मियों से परेशान है। जैसा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस रखी और ऑपोजिशन के मुताबिक हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को रोके। जैसा कि आज ऑपोजिशन इत्तेहाद ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें सियासी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। शाहिद खान अब्बासी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान हुकूमत के रवैये पर सवालात उठाए। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद के एक होटल में हॉल बुक किया, असिस्टेंट कमिश्नर आ गए कि यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, फिर एक और जगह बुक की। पुलिस ने बताया यहाँ से एक क्रिकेट टीम गुजरनी है। आज सुबह एक मार्की बुक की, शाम 4 बजे पुलिस और मजिस्ट्रेट आ गए कि आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। अब सिर्फ शाहिद खान अब्बासी ही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने भी हुकूमत की कॉन्फ्रेंस की इजाजत देने पर सवालात उठाए। अब ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि हुकूमत उसका सियासी रास्ता रोकना चाहती है। जाहिर है ये कॉन्फ्रेंस थी और अभी ऑपोजिशन इत्तेहाद ने जलसे और एहतजाज के लिए लाहेअमल देना है, लेकिन इससे पहले ऑपोजिशन इत्तेहाद ये साबित करना चाहता है कि हुकूमत मुमकिन तहरीक से खौफजदा है। जबकि इसका दूसरा पहलू देखें तो हुकूमत हर एहतजाज और जलसे पर अपना मौक़िफ़ देती है कि चूँकि सानह 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और अब वो ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिसकी वजह से फिर से ऐसे सानहात रूनुमा हों। लेकिन हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो इन सानहात की आड़ में ऑपोजिशन की तहरीक को दबाना चाहती है। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो हुकूमत पर दबाव अपनी जगह मौजूद है कि अगर ऑपोजिशन इत्तेहाद मजबूत हो गया तो वो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ अब तक इस इत्तेहाद को मौसर बनाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। ये हकीकत है कि पीटीआई दीगर ऑपोजिशन जमातों को मुनज़्ज़म कर रही है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक की कामयाबी के लिए JUIF का साथ बहुत ज़रूरी है। दीगर ऑपोजिशन जमातों के पास उस तरह से अवामी ताकत नहीं है जैसा कि JUIF के पास है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JUIF और PTI में कुछ मामलात को लेकर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। JUIF के PTI से कुछ मुतालबात हैं जिन पर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें KPK हुकूमत में पावर शेयरिंग का मुतालबा भी शामिल है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मुतालबात बानी PTI के लिए काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि बानी PTI अब तक JUIF से इत्तेहाद पर अपनी पॉलिसी वाज़े नहीं कर सके। अब जब तक JUIF और PTI में मामला तय नहीं हो जाते और जब तक PTI मुत्तहिद नहीं होती, जब तक हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से इतना ख़तरा नहीं होगा। देखा जाए तो इस वक्त PTI भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और इस वजह से वो अपने किसी भी जलसे और एहतजाज को कामयाब बनाने में नाकाम दिखाई दे रही है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि जब PTI इनफरादी तौर पर टूट फूट का शिकार है तो वो ऐसे में ऑपोजिशन इत्तेहाद को मुत्तहिद कैसे रखेगी। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के सियासी किरदार पर भी मुसलसल सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के अंदर से उन्हें भरपूर मुखालिफत का सामना है और वाकिफ़ान हाल तो यहाँ तक कहते हैं कि मुशर्रफ बीबी भी अली अमीन गंडापुर की भरपूर मुखालिफत कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद बानी PTI अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ ताउन करें। इसके साथ साथ बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली जारी रखने की भी हिदायत की है। लेकिन अभी तक अली अमीन गंडापुर हुकूमत के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाते हुए नजर नहीं आए। अली अमीन गंडापुर पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद में रुकावटें डाल रहे हैं। अब एक तरफ PTI में इख्तलाफात का मौसम चल रहा है तो वहीं पर हुकूमत और उसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। हुकूमत और उसकी इत्तेहादी के तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका मौक़िफ़ ले लेते हैं आज की इस कौमी कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक भी और फिर जो अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। JUIF के साथ डेडलॉक पर इस वक्त मीना खान साहब जो सूबाई काबीना के अहम रुकन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सूबाई वज़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मीरा खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? PTI मुतमईन है, क्या कामयाब शोरा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है उसके ज़ेर एहतमाम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ और वही बुनियादी मकसद है कि आईन और कानून की बालादस्ती हो इस मुल्क के अंदर जो फिस्तायत जारी है, जो आईन को रौंदा जा रहा है, कानून का जो है मजाक बनाया गया है, उसके हवाले से है। और इंशाअल्लाह ताला ये तो जो तहरीक है उसकी पहली कड़ी है। इस सिलसिले में आपको पता है कि हमारी क़यादत कराची भी गई हुई थी, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको एंगेज करने के लिए यहाँ पे भी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सिलसिले में हम जो है आगे इंशाअल्लाह ताला एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उस सिलसिले में पहले कड़ी थी, बहुत जबरदस्त हुआ और जो सारी चीजें थे उसके अंदर वो कवर हो गई है। देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तो पहले एग्जिस्ट करती है और इससे पहले जो 26 नवंबर का एहतजाज हुआ उसमें भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान से उससे पहले की बात है। लेकिन ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है वो बनाने में दिक्कत कहाँ है? अभी तक एक तासुर है कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को कन्विंस नहीं कर पाए, उनको साथ नहीं मिला सके और ना ही बानी PTI ने इस हवाले से को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं पार्टी को।
देखिए, आपको पता है ना कि तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं कि चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ जो है, जो हमारी सियासी क़यादत है, उनकी मुलाकातें बंद हो चुकी है। और जो कोर्ट की तरफ से डेट्स दी जा रही है, कभी मनसूख की जाती है, कभी वो जेल के बजाय जो है वहाँ पे पिंडी ले जाते हैं, फिर जो है आगे 2-3 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। यही है कि क़यादत जो है वो चेयरमैन इमरान खान के साहब के साथ ना मिले, और जो पेशरफ्त हो चुकी है सियासी क़यादत के साथ दूसरी पार्टियों के, जिसमें जो सिंध की क़यादत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बाकी पॉलिटिकल जमातें हैं, और उनके साथ शेयर करके जो है उसके ऊपर आगे जाया जा सके। बिल्कुल जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है वो तो एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है, लेकिन जैसे मौलाना साहब हो गए, पीर बगाड़ साहब हो गए, और बाकी क़यादत हो गई, तो उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि जो मिनिमम पॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर कुछ हद तक इत्तेफाक भी हो चुका है। अब ये है कि क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, और वहाँ से इंशाअल्लाह ताला चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी, और नहीं, मुझे लेकिन उम्मीद है लेकिन एक इंशाअल्लाह तासुर ताला है, कि तासुर है कि अली अमीन गंडापुर साहब नहीं चाहते कि मौलाना फजल रहमान उनकी पार्टी का इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में। बिल्कुल भी गलत तासुर दिया जा रहा है, जिसकी तरफ से भी दिया जा रहा है। अब अली अमीन साहब जो हैं वो इमरान खान को अपना कायद समझते हैं, और अगर इमरान खान साहब से क़यादत की मुलाकात हो जाती है और वहाँ से ग्रीन सिग्नल आ जाता है, तो अली अमीन साहब उसको वेलकम करेंगे। और उन्होंने बारहा कहा हुआ है कि देखिए जी, इमरान खान का जो भी फैसला होता है वो अमन तमाम लीडरशिप के लिए भी कबूल है, अली अमीन साहब के लिए भी कबूल है। और हम चाहते हैं, देखिए ये जो जंग है ये ज़ात से, सियासत से बालातर है। ये मुल्क और कौम की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है, ये आईन की जंग है, ये हकीकी आज़ादी की जंग है। तो उस रास्ते में बिल्कुल भी वज़ीर आला साहब के मुतालिक जो कहा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं, नहीं देखे है, ना, बल्कि क्योंकि हम मौलाना चाहते फजल हैं। रहमान साहब की बराह रास्त तनकीद गंडापुर साहब पे, उनकी हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर है। वो बहुत तनकीद करते हैं और खुल के करते हैं, और जाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का भी मामला है। देखिए, बिल्कुल पहले होती रही है, इनिशियली जब गवर्नमेंट थी तब होती रही है, लेकिन अब ना तो उनकी तरफ से ऐसा सब कुछ है, और ना ही जो है वज़ीर आला साहब की तरफ से हालिया दिनों में ऐसी कोई बात हुई है। और मुझे उम्मीद है कि ये खुशाइंद रहेगा, क्योंकि जो एंगेजमेंट है, इससे ही आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो एंगेजमेंट हो रही है उनकी तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी जो एंगेजमेंट हो रही है, तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है इमरान खान साहब का जो भी फैसला होता है वो प्रिवेल करता है, तो इमरान खान साहब के फैसले के साथ अली अमीन साहब भी लब्बे कहते हैं, बाकी की आदत भी लब्बे कहती है। तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बस बात यह है कि सिर्फ जो उनके साथ डिस्कस हुआ है वो चेयरमैन इमरान खान साहब के सामने रखा जाए, और जो मिनिमम पॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ग्रैंड तो अपोजिशन क्या जो है अलाउंस जो मिनिमम है मिनिमम अलायंस जो है कॉमन एजेंडा है क्या मीना खान साहब? मौलाना फजल रहमान साहब से मुतालिक तो ये बात भी सामने आई कि वो ये समझते हैं कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का सरबराह जो है, अभी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं, लेकिन जब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बने तो मौलाना के पास सरबराही होनी चाहिए इस इत्तेहाद की। उसके अलावा को पावर शेयरिंग के हवाले से भी केपी गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो मुतालबात कर रहे हैं। तो आप क्योंकि कैबिनेट में बैठते हैं, इस वक्त हुकूमत में हैं, क्या मुतालबात है मौलाना फजल रहमान साहब के? देखिए, गवर्नमेंट के पास तो इस सिलसिले में ना ही हमारी क़यादत की तरफ से कोई बात आई है, और ना ही मौलाना साहब की तरफ से कोई बात आई है। हाँ, जो हमारी जो कमेटी है उनके साथ उनकी बातचीत हुई है, और वाकई कोई ऐसी पॉइंट्स आए हुए होंगे उनकी तरफ से, लेकिन बुनियादी मकसद तो यही है ना कि हम वो जो हमारा बुनियादी कॉज है उसके लिए जद्दोजहद करें। जो मौलाना साहब हैं उनके पास भी है, पीटीआई के साथ एक जबरदस्त किस्म का स्ट्रीट पावर है, और तमाम अपोजिशन जमातें अगर एक पेज के ऊपर आ जाती है तो उससे जो है कोई फाइनल रिजल्ट सामने आ सकेगा, और उसके मुतालिक जो है वो कमेटी ही बेहतर बता सकती है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं देखिए ना, जिसके ऑपोजिशन की बुनियाद पे। तमाम तर पार्टीज को एक पेज पे लाना तो जाहिर है ये एक चैलेंजिंग और अपहिल टास्क है, लेकिन दूसरी तरफ विद इन द पार्टी जो एक डिवाइड है, जो लोग जेल में जाते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं, तो वहां पर भी गिले शिकवे फ्रॉम विद इन द पार्टी होते हैं, अपने ही लोगों के अगेंस्ट रखे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा शेर अफजल मरवत साहब को जिस अंदाज में निकाला गया, साइडलाइन किया गया, तो विद इन द पार्टी भी तो बहुत सारी डिवाइड मौजूद है मीना खान साहब। देखिए, जब पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, तो हर जगह पे इख्तिलाफ राय होता है, इससे कोई जो है इनकार नहीं कर सकता।
और हमारी पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ राय है, लेकिन जरूरी बात यह है कि हमारी पार्टी के अंदर फैसला वही प्रिवेल करता है जो चेयरमैन इमरान खान साहब करते हैं। अब चेयरमैन इमरान खान साहब ने अगर किसी के मुतालिक फैसला किया है कि वो पार्टी के अंदर नहीं होगा तो सबको जो है वो मनोन कबूल होता है। चेयरमैन इमरान खान साहब ने अगर किसी के मुतालिक ये फैसला किया है कि आपने कौन सी पोजीशन के ऊपर खेलना है तो वो मनोन सबको कबूल है। इस वक्त चीफ मिनिस्टर अल यमीन है, जुनैद अकबर हमारे सूबाई सदर है, सबने कबूल किया, उसके अंदर तो कोई राय नहीं है। देखिए बुनियादी चीज इस वक्त जो है ना जिससे तवज्जो हटाई जा रही है वो हकीकी आजादी है, वो फिस्तायत है जो हमारे खिलाफ की जा रही है, वो पीका एक्ट है जो इन्होंने लागू किया हुआ है, वो 26th अमेंडमेंट है। वो देखिए मैं समझता हूं कि जो इख्तिलाफात के ऊपर सुबह और शाम जो है लगे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी, नेशनल मीडिया के ऊपर भी, इससे अच्छा है कि हम उस चीज के ऊपर बात करें कि जीडीपी ग्रोथ जो है 6.1 से 0 के ऊपर आ गया, तो उसके ऊपर बात करें कि क्यों आ गया। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इनसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कहां पे चली गई, मईशत का जो है इन्होंने तख्ता निकाल लिया है। तो ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, जिसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए। अब हमने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है ये मोमेंटम तो आपको बिल्ड करना है ना, ये मोबिलाइजेशन कैंपेन तो आपको करनी है जो इफेक्टिवली नहीं हो रही ना। जी बिल्कुल, यही देखिए तहरीक इंसाफ की तरफ से आपने देखा कि पिछले 1 साल के दौरान जो तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद की, आखिरी जो है आपको पता है कि वो हमारी ऊपर गोलियां चलाई गई और वहां पे वो सिलसिला रुका नहीं, पास हुआ वो इंशाअल्लाह ताला मजीद वो उसके अंदर हम अपनी जद्दोजहद करेंगे, अपना जो कोशिश है वो करेंगे। और वो यही जो इत्तेहाद की बातें हैं, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस को साथ मिलाने की बातें हैं, तमाम अपोजिशन पार्टियों को साथ मिलाने की बातें हैं, तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है इंशाअल्लाह ताला। इस साइड पे भी इंशाअल्लाह करेंगे, गवर्नमेंट के अंदर भी परफॉर्म करेंगे और अपोजिशन इत्तेहाद को मिला के इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको ईद के बाद इंशाअल्लाह बड़ा सरप्राइज। अच्छा, लास्टली अडयाला जेल से जो खबर सामने आ रही है वो ये कि पार्टी रहनुमाओं को इंस्ट्रक्शंस दी बानी पीटीआई ने कि वो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करे, एतमाद का इजहार करे, तो क्यों कहना पड़ा? आखिर ऐसी क्या नौबत आन पहुंची कि बानी पीटीआई को ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करना पड़ी? कुछ तो है ना। देखिए 2 चीजें लास्ट मीटिंग में जो सलमान अकरम राजा साहब ने की है वो यही की है कि मुझे अली अमीन साहब के ऊपर इत्तेमाद है, और ये पहली दफा खान साहब ने नहीं कहा। ये तकरीबन जब अली अमीन साहब स्टार्ट में बने थे तब भी जो है उन्होंने 3-4 दफा कहा, इस दफा फिर कहा। आपको पता है कि रूमर्स जो है वो फैलते रहे सोशल मीडिया के अंदर या वहाँ के, मतलब वो कोई रिफ्ट डालना चाह रहे थे पार्टी के अंदर, जिसको चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में क्या कहा है कि उनको वज़ीर आला साहब के ऊपर भरपूर एतमाद है। और मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपका लीडर जो है वो आपके ऊपर एतमाद करे। तो मुझे नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई मतलब ऐसी बात है कि उनको बतानी पड़ी। ये है कि वो तवातर के साथ ये करते रहे, पहले भी बताते रहे कि उनके ऊपर एतमाद है, आज भी बताते रहे, और अगर किसी के दिल में मतलब ऐसी कोई बात भी है तो वो भी क्लियर हो गई। इमरान खान का एतमाद अगर किसी को हासिल है तो बस फिर तो हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मीना खान साहब सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमती इत्तेहादियों में बढ़ते हुए इख्तिलाफात पर बात करेंगे। कादिर खान नंदुखेल हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक में। हुकूमत और उसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत पर मुसलसल अदम एतमाद का इजहार कर रही है, जैसा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पंजाब के दौरे पर है, जहाँ वो पीपल्स पार्टी के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं से मेल मुलाकातें कर रहे हैं। और मुलाकातों में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत पर जो है वो शदीद तनकीद की बौछार की जा रही है, हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करने का शिकवा किया जा रहा है। और अब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगाए और बताया कि इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। मुस्लिम लीग नून तरक्याती फंड्स की तकसीम पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर रही है, जिस पर सदर मुमलिकत का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। अब इससे पहले पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया भी दिया, लेकिन अब आसिफ जरदारी रहनुमाओं को सब्र करने का मशवरा दे रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है
जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी अब तक हुकूमत को सहारा दिए हुए है। यह हकीकत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए फ्रंट फुट पर जाकर अपना किरदार अदा किया और हुकूमत के हाथ मजबूत किए और फिर अचानक सियासी मंजरनामे से गायब हो गए, मगर अब वो दोबारा सियासी अखाड़े में वापसी पर वक्फे से नून लीग को अपनी तनकीद के निशाने पर रख रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने कई बार इंटरनेट की बंदिश की बुनियाद बनाते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। सिर्फ यही नहीं बल्कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर सरदार सलीम हैदर पिछले कई महीने से पंजाब हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और समरी भी वापस भिजवाई। ये सारे बयानात इस तनाजुर में आ रहे हैं जब बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई वाज़ेह कशीदगी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ढाई साल के लिए शराकत इक़्तिदार के लिए तैयार हो जाएंगे, इक़्तिदार पर बैठने के लिए तैयार होंगे और पहली बार मुस्लिम लीग नून की होगी। ताहम दोनों जानिब से ऐसी खबरों की तरदीद की जाती रही। अब भी बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड में जो इंटरव्यू है उस दौरान भी 26वीं आईनी तरमीम किस कॉन्टेक्स्ट हुई उस पर भी इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदूखेल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदूखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या ऐसी मजबूरी है जो उसे इस इत्तेहाद से अलहदा नहीं होने दे रही? देखिए, अगर आप एक जुमले में कहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जमहूरियत और अगर आप तफसील सुनना चाहते हैं कि 2024 में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उस वक्त हम चूंकि मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और उसके बावजूद हमने जो अक्सरियती पार्टी थी पीटीआई ने उनको ऑफर की है, उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकरा दिया है। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, या तो हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते या हम असम्बली में नहीं बैठते। अगर हम असम्बली में नहीं बैठते तो कौमी असम्बली नहीं होता, न वफाकी हुकूमत होता। तो मजबूरी में हमने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। आपका सवाल अपनी जगह पे वैलिड है। हमारी इतनी सारी जो मुस्लिम लीग नून हमारे साथ पंजाब में कर रही है, या हमारी 6 नहरें निकाली जा रही जहाँ सिंध पहले बंजर है, यहाँ अगर 2 सूबों में सी अथॉरिटी बना रही है हमसे मशवरत के बगैर, वहाँ के 4 के 5 मनसूबे के लिए जो पैसे वफाकी हुकूमत देने तो वो नहीं दिया है, या उसके अलावा जो सिंध में सैलाब ज़दगान के मकानात के लिए जो फंड थे। तो ये बहुत सारे इशू है जो मुस्लिम लीग नून पूरा नहीं कर रही है। तो यकीनन पार्टी इसके ऊपर मुशावरत कर रही है। हमारे सीसी की मीटिंग भी हुई है और अभी 2 दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब से भी पंजाब के रहनुमाओं ने मुलाकातें की है और यही बातें दोहराई जो मैं आपसे कर रहा हूँ। जी, उसमें तो उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए ज़राए के मुताबिक, और वो तो ये कह रहे हैं कि आप इस इत्तेहाद से अलहदा हो जाए, लेकिन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नहीं हमारी मजबूरी है। तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे जान रहा हूँ कि मजबूरी क्या है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एट दिस पॉइंट इन टाइम भी है। एक तो वो ना कि जब इत्तेहाद फॉर्म हो रहा था, कॉम्पोजिशन बन रही थी। देखिए, आप मुझे बता दो, मजबूरी ये है कि आज पीपल्स पार्टी अगर कंधा हिला दे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो नहीं रहेगी। तो क्या उसके बाद अगला इलेक्शन पाकिस्तान जो सूरत-ए-हाल है वो उसके मुताबिक हो सकता है? नंबर 1 बात, क्या पाकिस्तान के पास इतने फंड है जो 70-80 अरब रुपए इलेक्शन पे खर्च करे? क्या पाकिस्तान की जो एहतजाज है, जो सियासी पार्टियां अपोजिशन है, वो अगले इलेक्शन पे एतमाद करेगी? तो ये सारी सवालात है जो आपके सामने। और क्या अगले इलेक्शन में खून खराबा नहीं होगा? क्या अगले इलेक्शन में जो बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा में सूरत-ए-हाल है वो इलेक्शन स्मूथ होगा? तो ये सारी सवालात है जो पीपल्स पार्टी के रोक के रखा और पीपल्स पार्टी को मजबूर किया है। यही मजबूरी है जिसका नाम है। क्या जो स्टेटस को इस वक्त है वो मुल्की मसाइल का हल है? क्या उससे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इशूज हल नहीं हो पा रहे हैं? जो नेशनल इशूज है वो तो दरकिनार। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि हमारी मुखालफत के बावजूद अगर आप ये समझ रहे हो कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है ना वो पीटीआई से बेहतर नहीं है, तो ये बात गलत होगी। यकीनन पीटीआई के दौर में जहां स्टॉक एक्सचेंज 22,000 इंडेक्स पे चल रहा था, 100 इंडेक्स पे, आज 1,18,000 को टच कर चुका है और आज के तारीख में भी ये 1,13,000 पे चल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ अगर आप आलमी अदारों की जो फंड है वो अगर आप देख ले तो माजी से बेहतर है। आज अगर पिछली हुकूमत या पीटीआई वाले कहते थे कि ये श्रीलंका बनेगा तो वो चीजें तो खत्म हो गई है। तो बहुत सारी चीजें इंडिकेशन ये है कि माजी से बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा दूध की नहरें बह रही, मैं नहीं कहूँगा कि ये बेहतर है, मगर मजीद बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि अगर आप ये कहने की कि बिल्कुल ही खत्म है, पीटीआई के दौर से भी बदतरीन हालात है, तो जरूर आपका राय हो सकता है। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है सर, दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आज एक इकट्ठ किया, एक कन्वेंशन हुआ और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की बातें हो रही हैं। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर की बात हो रही है।
आपको लगता है कि एक तरफ तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजर स्टेक होल्डर है इस हुकूमत के इत्तेहादी है, वो नाराज़ हैं, खफा हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन भी इस हुकूमत के दर पे है, तो हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है, कहीं प्रेशर में, दबाव में? देखिए, पहले तो ये ग्रांड अपोजिशन जिसका हम नाम दे रहे हैं, मैं इसको टीटीपी कहता हूँ, तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले ये इत्तेहाद नहीं बना था? महमूद खान चकज़ई साहब को सरबराह नहीं बनाया था? और जहां महमूद खान चकज़ई साहब ने कहा कि मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैंने सियासी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करनी है, तो खान साहब ने उनको साइडलाइन नहीं किया। ये आपके सामने की बात है। क्या माजी में जो गाली गलौज करते थे मौलाना साहब के बारे में और फिर मौलाना के दर पे पड़ गए और 24वीं तरमीम में मौलाना के साथ अनबोर्ड रहे और उसके बाद जम मार के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और मौलाना साहब को कानो कान खबर नहीं हुई और मौलाना साहब ने इनका जिक्र भी किया, शिकवा भी किया, और तो क्या ये सबूत नहीं है? क्या अख्तर मेंगल साहब के साथ जो पिछली हुकूमत भी की, अब क्या करेंगे? क्या मंजूर पश्तीन का तंजीम पीटीएम के साथ जो 11 अक्टूबर को ग्रांड पख्तून असम्बली में या जिरगे में जो उन्होंने फैसले किए, वादी किए, तहरीरी मुआहदा किए गंडापुर साहब ने कि मैं असम्बली के अंदर कानून साजी करूंगा 2 महीने के अंदर अंदर, आज 4 महीने हो गए, क्या वो पूरे हो गए? तो ये सारी सवाल तो आपके सामने, क्या यही लोग इन पे भरोसा करेंगे? क्या यही लोग यही जमहूरियत का उसूल है ना सर? सर यही तो जमहूरियत का उसूल है। जमहूरियत में जो है वो जुर्रत इख्तलाफ भी होती है, आज़ादी इजहार राय भी होती है, राइट टू एसोसिएशन भी होती है। अगर वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बना रहे हैं तो उनका जमहूरी हक का इस्तेहकाक है, और मेरा ख्याल है कि ये एक डेमोक्रेटिक माशरे के हुस्न की अलामत भी है। लेकिन ऐसे में कन्वेंशन करने की इजाज़त ना देना, उसको कैंसिल करना, बावजूद कैंसिल करना, कभी सिक्योरिटी रीजंस बनाना, कभी वेन्यू की अवेलेबिलिटी का रीजन बनाना, डोंट यू थिंक कि हुकूमत के पार्ट पे कोई दुरुस्त अमर नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मैं उसको शदीद मजम्मत करता हूँ। अगर अपोजिशन, जिसको आप ग्रांड अपोजिशन कहते हो या टीटीपी कहते हो, तो वो अगर रमजान से 2 दिन पहले कोई मीटिंग करना चाहते थे जिससे आप पूरे का पूरा रमजान में टॉक शो का जीनत बना देते, तो क्या अर्थ था? बता देते बेचारे को रमजान तक का, ये ईद तक तो वैसे वो टाइम दे चुके हुकूमत में। क्या रमजान में रात के टाइम जो लोग बोर होते हैं, क्या वो टॉक शो में आप जिक्र भी नहीं करे कि फलाने ने ये डायलॉग मारा, फलाने ने ये डायलॉग मारा, फलाने ने ये धमकी दी है? तो ये चीजें छीना, मैं कहता हूँ गलत बात है, बिल्कुल गलत है। आइन की आर्टिकल 15, 16, 17 ये कहता है कि आपको जलसे जुलूस और इन चीजों की आप ममानियत नहीं है, आइन में खुली इजाजत है। तो ये कौन होते हैं इसको मना करने वाले? और आपकी टॉक शो की जीनत बनने वाली जो गुफ्तगू है उसको खत्म करने के लिए, तो ये मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। अच्छा, ये बड़ा, ये भी आपका जाहिर है कि हुस्न नज़र है, बड़ा सरकास्टिक वे में आप ये तंज भी कर रहे हैं मीठे मीठे अंदाज में ऑपोजिशन को, और साथ ही बावर भी करा रहे हैं कि बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन आपको लगता है एक तरफ तो आप जाहिर है इसलिए खड़े हुए हुकूमत के साथ कि जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है हुकूमत के साथ खड़े होना, दूसरी तरफ ये जो चीज़ें ऑपोजिशन जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है ये ख़ुद जमहूरियत के लिए ख़तरनाक भी है, और जाहिर है कि ये बहुत से उन लोगों के हाथ मजबूत करते हैं जो नादीदा क़ुव्वतें जिनको हम कहते हैं। देखिए, मैं एक चीज ये बताऊं, अगर आप उन क़ुव्वतों की बात कर ले तो माजी में जनरल फैज इमरान खान साहब की उंगली पकड़ के असम्बली लाते जाते नहीं थे? क्या हर तीसरे दिन आईएसआई के हेडक्वार्टर में डीजी आईएसआई की कुर्सी पे इमरान खान साहब बराजमान नहीं होते थे? क्या इनके लोग जो कहते थे कि हम एक पेज पे, सेम पेज पे, और पेज आखिर फट नहीं गया? तो ये सारी चीजें भी तो याद रखना चाहिए ना सारे। तो अगर आप अगले के ऊपर उंगली उठा, आज भी वो इमरान खान साहब जमहूरी पार्टियों से, सियासी पार्टियों से बात करने के बजाय एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं। आज भी वो आर्मी चीफ को खतूत लिख रहे, अगले ने कहा मैंने तेरे खत नहीं पढ़ना है, मैंने फाड़ना है, मैंने वज़ीर आज़म को भेजना है, फिर भी कहते नहीं जी हमने आपको खत लिखना है। तो ये सारी चीजों को मैं क्या जमहूरियत कहूंगा? इनको मैं सियासत कहूंगा? इनको मैं सियासी पार्टी कहूंगा? क्या कहूंगा? आप ही नाम रख दें। नहीं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि आज आपके इत्तेहाद का जामिन भी कोई अंपायर, थर्ड अंपायर या मैच रेफरी है? नहीं, हमारा जामिन तो इस वजह से नहीं है कि देखिए हमें 2 सूबों में हुकूमत मौजूद है, हमें वफाक में नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वफाकी काबीना में हम नहीं है तो ठीक है, हम और अच्छा है, इनको करने दो अपनी पॉलिसी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा जामिन क्या हो सकता है, समझिए ना, हम तो खुद देख रहे हैं। आप हमारी जगह पे बैठ के सोचिए, अगर हम मुस्लिम लीग नून को ऑफर ना सपोर्ट ना करते, पीटीआई को ऑफर करके उन्हें टकराए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? हमारे पर ऑप्शन अगर यही था कि हम खुद हुकूमत बना नहीं सकते थे, तो इसका मतलब वफाकी हुकूमत नहीं बनती, कौमी असम्बली नहीं बनती, फिर वो ये अखाड़ा होता। सूबाई असम्बली ने तो नहीं अपनी हुकूमतें तोड़ना था, उन्होंने तो ऐसे करारदाद पेश नहीं करना था।
गवर्नर ने असम्बली नहीं तोड़ना था जब तक रेजोल्यूशन पास ना हो जाए सूबाई असम्बली से। तो इसका मतलब है चारों सूबे असम्बली अपनी जगह पे होती, चारों सूबों में हुकूमतें अपनी अपनी जगह पे होती और वफाक नहीं होते, तो क्या ये सिंबल होता था जमहूरियत के? क्या वो अच्छा लगता था? ये तो हो जाए सारे, हमारे पास ऑप्शन क्या था? ठीक, कादिर बंदूखेल साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, जो नक्शा आप खींच रहे हैं उससे तो लगता है कि जैसे मुस्तकबिल करीब, इवन मुस्तकबिल बईद के अंदर भी मुल्क इलेक्शंस का मुतामिल नहीं हो सकता। देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए, इलेक्शन हो तो पूरा पाकिस्तान में हो, एक कौमी असम्बली में क्यों हो? क्या पंजाब में नून लीग अपनी हुकूमत तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। क्या बलूचिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी। क्या पीटीआई ने जो माजी से सबक सीखा वो पुख्तनख्वा हुकूमत तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी। तो जब ये नहीं तोड़ेगी तो वफाकी हुकूमत अगर हम तोड़ दें, वफाकी असम्बली से हम अलग हो जाए, तो रहेगा क्या कर? आप मुझे बताओ क्या होगा? मुल्क में मजीद अफरा तफरी नहीं होगी? जब सूबाई असम्बली अपनी जगह पे होगी और वफाक नहीं होगा, वो कौमी असम्बली नहीं होगी, तो होगा क्या? तो इस चीज को बचाने के लिए, इस सिस्टम को बचाने के लिए, इस जमहूरियत को बचाने के लिए हम हुकूमत का साथ दे रहे, अदरवाइज हम एक दिन भी खुश नहीं है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे आपका प्रोग्राम खत्म होने से पहले बिलावल साहब ऐलान कर दे कि वफाकी हुकूमत से अलग हो जाए, तो फिर आप देखते रहेंगे होगी क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर बंदूखेल हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बदलते वक्त के साथ पूरी दुनिया पेपरलेस करेंसी यानी डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की दौड़ में पीछे नजर आता है। यह बात दुरुस्त है कि आने वाला दौर मुकम्मल तौर पर डिजिटल करेंसी पर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन दुनिया भर के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या लीगल ना होने के बावजूद पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, लेकिन इस पर कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इसलिए हमारे मुल्क में बड़ी आसानी से बिला रोक टोक क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए लाखों की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर सुनने में आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने कौमी क्रिप्टो करेंसी के क़याम पर गौर करने का ऐलान किया है, जो डिजिटल करेंसी को डेवलप करने और ज़ाब्ताबंदी के हवाले से प्लान मुरतब करेगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डिजिटल असासों पर एक आला सतह के इजलास की सदारत की, जिसमें शुरका ने आलमी सतह पर क्रिप्टो करेंसी के इर्तिका, बैनुल-अक़वामी सतह पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मालियाती सिक्योरिटी, ख़तरात की तलाफ़ी और पाकिस्तानी मईशत पर डिजिटल असासों के मुमकिन असरात पर गुफ्तगू की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से इस अज़्म को नुमाया किया कि डिजिटल असासों और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे को जदीद बनाने की वसी तर हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस सनत को रेगुलेट करने और इसकी हौसला अफजाई के लिए मुनासिब फ्रेमवर्क, कवानीन और मरात अपनाने के अज़्म का इआदा किया है, ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके और डिजिटल कारोबार की तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए जो मालियाती निज़ाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को, वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। रियलिटी इज कि अगर क्रिप्टो ऑलरेडी इन वोग है इन द इनफॉर्मल मार्केट एंड द नंबर्स आर व्हाट दे आर, इवन इफ दे आर 1/4 ऑफ what the numbers are being moved around, we need to think through and be ahead of the cycle in terms of the regulatory regime and think through कि हम ये AR digital assets को कैसे आगे लेके चलें। अब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो डिजिटल करेंसी के लिए सिक्योरिटी का दायरा कार भी मुख्तलिफ है। डिजिटल करेंसी पर शिफ्ट होते ही आप एक अलग दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं, जिसको डिजिटल वर्ल्ड कहा जाता है, जहां सिक्योरिटी रिस्क निस्बतन बढ़ जाता है। जहां लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा कमाने में मेहनत कर रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग इस चीज़ पर दिमाग खर्च कर रहे होते हैं कि ये पैसा किस तरह उन लोगों से छीन लिया जाए। हम जिसे आम अल्फाज में डकैती कहते हैं, इसी तरह डिजिटल डकैती भी हो सकती है, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी की तारीख की सबसे बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें हैकर $1.5 अरब चुराने में कामयाब हो गए। और ये किसी आम सारिफ के पैसे नहीं चुराए गए, बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज जो हाईबिट से हैकर ने एथेरियम नामी डिजिटल करेंसी के एक वॉलेट का कंट्रोल है वो हासिल किया और इसका मवाद नामालूम एड्रेस पर मुंतकिल कर दिया। ये ऑनलाइन और क्रिप्टो करेंसी की तारीख की सबसे बड़ी डिजिटल वारदात करार दी गई है। हाईबिट के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव बेन ज़ो ने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि हैकर ने सिक्योरिटी कंट्रोल्स की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर वो असासे कहीं और मुंतकिल कर दिए। ताहम अब ये कबाहतें तो डिजिटल करेंसी के अंदर मौजूद है। जब इस तरफ जा रहे हैं तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है इसकी माइनिंग का कोई तरीका नहीं है, स्टेट बैंक के साथ कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। इस तरह की बातें माजी की हुकूमत भी करती रही, अब भी हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इसे अमली तौर पर अपना भी सकेंगे या नहीं, ये एक सवाल ज़रूर। अब ये एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
पीसीबी की हर मुमकिन कोशिश रही है कि वो किसी तरीके से कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को बेहतर बना सके, लेकिन बदकिस्मती से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी जैसे कि उससे उम्मीद की जा रही थी। इस अहम इवेंट में पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग बुरी तरीके से नाकाम नजर आई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस की कारकर्दगी का जायजा ले तो बाबर आजम ने 2 इनिंग्स में 87 रन बनाए। 2 इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान ने 49, सऊद शकील ने 2 इनिंग्स में 68, तैयब ताहिर ने 2 इनिंग्स में 5, सलमान आगा ने 1 इनिंग्स में 61 स्कोर कर सके, जबकि खुशदिल शाह ने कदरे बेहतर परफॉर्म किया। खुशदिल शाह ने 2 इनिंग्स में 107 रन बनाए। यानी मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का बल्ला न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ रन्स नहीं उगल सका। फिर इसी तरह बॉलिंग की बात की जाए तो भारत के खिलाफ बॉलिंग भी बैटिंग की तरह बुरी तरीके से नाकाम रही। भारत के खिलाफ मैच में शाहीन अफरीदी ने 72 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 37 रन दिए लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। इसी तरह से हारिस रऊफ भी 52 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के ओपनिंग बॉलिंग अटैक में से थे, यानी अटैकर्स थे, उन्होंने 68 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। इसी तरह नसीम शाह ने 63 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें हासिल की, जबकि हारिस रऊफ 83 रन देकर 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो सके। मजमूई तौर पर देखें तो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस में सिर्फ 2-2 विकेटें हासिल की। अब आदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के बल्लेबाजों और बॉलिंग की नाकामियों की गवाही दे रहे हैं और यही वजह है कि अब टीम पर कड़ी तनकीद हो रही है और टीम में बड़ी तब्दीलियों के इशारे भी दिए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की नाकामी के बाद सीनियर खिलाड़ियों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे सीनियर्स के लिए टीम में जगह रखना मुश्किल होता जा रहा है। मिडिल ऑर्डर जो बैटर हैं तैयब ताहिर, उनका मुस्तकबिल भी शदीद खतरे से दो चार है। ये इतलात भी आ रही है कि खिलाड़ियों में ग्रुप बंदी है। अब ये सारी सूरत हाल देखने के बाद शायकीन क्रिकेट की जानिब से टीम में बड़ी तब्दीलियों का मुतालबा किया जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि ये तब्दीलियाँ जल्द होने वाली हैं और ऐन मुमकिन है कि किसी बड़े खिलाड़ी का बड़ा इस्तीफा भी आ जाए। आज हेड कोच की टीम आकिब जावेद ने टीम की ख़राब कारकर्दगी और कौमी टीम पर होने वाली तनकीद पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आकिब जावेद किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कौमी टीम की इस कारकर्दगी को, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। अब आकिब जावेद टीम की हिमायत में सामने आ रहे हैं। जाहिर है पूरी टीम को तो तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों के साथ यंग टैलेंट को मौका तो दिया जा सकता है। बहरहाल अब तवक्को की जा रही है कि कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के दौरे के बाद होंगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कौमी क्रिकेट टीम को व्हाइट बॉल सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड जाना है। अब उम्मीद की जा सकती है कि मुमकिन तब्दीलियां कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बेहतरी का बाइस भी बनेगी। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।